6 याद नहीं है? चलो, हेलो, ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। देखिए, लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी अंडर दिस चैप्टर नेम्ड एज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था? तो यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 24 तक करा दिया था। ओके, तो आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 से। इस रेगुलेशन का चैप्टर नंबर 2 तक मैंने पढ़ा दिया है आपको लास्ट क्लास के अंदर। ठीक, चैप्टर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आएगा टिल रेगुलेशन नंबर 24, जो आपको लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। क्लियर है? चलो, अब अपन लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 3, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। इससे पहले तुम लोग क्या पढ़ के आए हो? हम लोग इससे पहले पढ़ कर के हैं चैप्टर नंबर 2 में जनरल कंडीशंस। किसके रिलेशन में? रिलेटेड टू जनरल कंडीशन रिलेटेड टू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। ओके, अभी चैप्टर नंबर 3 में देखो क्या पढ़ रहे हो? पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो आप कंडीशन पढ़ोगे, इससे पहले जो चैप्टर तुम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ के आए थे वो जनरल कंडीशंस थे। वो क्या थे? जनरल कंडीशंस थे। जनरल कंडीशंस थे मतलब सर, दोज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड whether the non-convertible debt securities are issued through private placement route or through public issue। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडीशंस है जो आपको कंप्लाई करना रहेगा एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू। फिर इसके बाद जैसे तुम लोग पढ़ते हो कंडीशंस जो स्पेसिफिकली आपको कंप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। मेरी बात समझना, लास्ट क्लास तक तुम लोग पढ़े थे जनरल कंडीशन, ठीक है, जो एप्लीकेबल होगा दोनों केसेस में, बोथ इन केस ऑफ पब्लिक इशू एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, आज की क्लास में तुम पढ़ रहे हो स्पेसिफिक कंडीशंस पब्लिक इशू के केस में एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक नोटबुक लेकर के चलना। नोटबुक में कुछ लिखवाया था क्या मैंने इस रेगुलेशन में? हाँ, नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, हेडिंग डालिए चैप्टर 3। कुछ थोड़ा बहुत नोटिंग करवाऊंगा। चैप्टर 3, public issue and listing of debt securities and non-convertible preferences। Public issue and listing of debt securities and non-convertible redeemable preferences, chapter 3। तो सबसे पहले लिखिए कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। 3-4 पॉइंटर्स मैं पहले लिखवा देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। Write down, the issuer shall appoint वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स का काम क्या होता है बेटा?
टू मैनेज द एंटायर इशू प्रोसेस। यहाँ पे अपन कौन से इशू की बात कर रहे हैं? इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। कौन सा इशू? पब्लिक इशू। ठीक है। द इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट banker who is duly registered with SEBI। फिर तुम लोगों ने ये पढ़ के आए ICDR में भी कि अगर एक से ज़्यादा लीड मैनेजर अपॉइंट करता है इशूअर, तो उस केस में इशूअर को डेजिग्नेट करना पड़ेगा एक लीड मैनेजर, एक मर्चेंट बैंकर को एज अ लीड मैनेजर। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, इन केस इफ more than one merchant banker is appointed, in case if more than one merchant banker is appointed, the issuer must designate one of them as lead merchant banker, and if the issue is being managed by more than one merchant banker, their roles and responsibilities related to disclosure, allotment, refund, and underwriting obligations must be clearly defined in the offer document। अच्छा, क्लियरली डिफाइंड लिखा ना, लिखना क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब पढ़ो पे क्या लिखा तुम लोगों ने कि अगर किसी इशूअर को पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लेकर के आना है या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस लेकर के आना है, तो इशूअर को क्या करना पड़ेगा? लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर सकता है, मोर देन वन मर्चेंट बैंकर भी अपॉइंट कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया तो उनमें से किसी एक को रखना पड़ेगा क्या? लीड मैनेजर। ठीक है। अब समझो कि अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंटेड है या एक से ज़्यादा मैनेजर टू इशू है, तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऑब्लिगेशंस related to disclosures, related to allotment, related to refund, related to underwriting must be clearly defined in the offer document on the prior basis। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पैराग्राफ चेंज करना। इन केस इफ देर इज ओनली, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इन केस इफ देर इज ओनली one lead manager, then he or she must not be an associate of the issuer। मतलब अगर एक ही मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है तो मर्चेंट बैंकर का किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द इशूअर। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? देखो, आपने पढ़ा कि एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया जा सकता है या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया जा सकता है। एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया तो
किसी एक को डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज अ लीड मर्चेंट बैंकर। अगर एक ही मर्चेंट बैंकर है तो एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, किसके साथ, इशूअर के साथ। अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर है तो वहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि कम से कम एक ऐसा मर्चेंट बैंकर हो हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इशूअर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? एक से ज़्यादा है, मान लो 4 मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट किया है, 3 एसोसिएटेड है, एक एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएटेड नहीं है मतलब ही उसका कोई भी इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, किसके साथ, ईश्वर के साथ, तो चलेगा। कम से कम एक ऐसा मर्चेंट बैंकर होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा मर्चेंट बैंकर होना चाहिए हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी, ईश्वर कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन केस इफ in case if more than one merchant bankers are appointed, more than one merchant banker is appointed, then there must be at least क्या लिखा, there must be at least a merchant banker, there must be at least a merchant banker who is not an associate to the issuer, who is not an associate to the issuer. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक से ज़्यादा अगर मर्चेंट बैंकर्स हैं तो कम से कम एक क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो एसोसिएटेड नहीं हो, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एक कम से कम एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट, कम से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? देखो अभी तक तुम लोगों ने क्या लिखा, अभी तक तुम लोगों ने लिखा कि जो इशूअर है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा क्या, मर्चेंट बैंकर, ठीक है। देन ये जो मर्चेंट बैंकर है इट कैन आइदर बी अ सिंगल मर्चेंट बैंकर और इट कैन आइदर बी अ मोर देन वन मर्चेंट बैंकर। अगर मोर देन वन मर्चेंट बैंकर है तो देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी clearly defined, their roles and responsibilities must be clearly defined, किसमें, in the offer documents, their roles and responsibilities must be clearly defined in the offer documents, ठीक है। ओके फिर आपने देखा कि अगर सिंगल मर्चेंट बैंकर ही है तो दैट मर्चेंट बैंकर मस्ट नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ ईश्वर। यहाँ पे एसोसिएट का क्या मतलब है, यहाँ पे एसोसिएट का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही मस्ट नॉट बी एसोसिएटेड विद द इशूअर इन एनी मैनर, ठीक है। और अगर मोर देन वन मर्चेंट बैंकर है तो एटलीस्ट वन मर्चेंट बैंकर मस्ट नॉट बी एन एसोसिएट, मस्ट नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ ईश्वर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आगे देखो आगे एक और पॉइंट क्या बोलते हैं कि मान लो कि जो लीड मैनेजर है, मान लो जो लीड मैनेजर है ना वो एसोसिएट है, लीड मैनेजर इज एन एसोसिएट टू द कंपनी, लीड मैनेजर अपन ने देखा कि एक दिन एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर है तो किसी एक को अपॉइंट करना पड़ेगा क्या, एज अ लीड मैनेजर। और अगर वो लीड मैनेजर क्या है, एसोसिएट टू दी कंपनी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्लस
ऐसा लीड मैनेजर, such lead manager cannot issue a due diligence, cannot issue a ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट क्या था? तो मैंने आपको बताया था, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करता है मर्चेंट बैंकर, जिसमें वो इंश्योर करता है कि इस रेगुलेशन के जितने भी कंप्लाइंसेस हैं रिलेटेड टू दी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एज वेल एज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो सारे कंप्लाइंसेस कंपनी ने कैरी आउट किया है। तो ऐसा एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करना पड़ता है कंपनी को एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच पब्लिक इशू। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ये ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट नॉर्मली कौन बना करके देता है? मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर। लेकिन अगर लीड मर्चेंट बैंकर कौन है? इशूअर का एसोसिएट, तो वो ऐसा सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर फिर यहाँ पे लीड मैनेजर क्या करेगा? यहाँ पे लीड मैनेजर सिर्फ काम करेगा इन दी मार्केटिंग ऑफ इशू। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इस डायग्राम को एक बार कॉपी कर लो। ईश्वर शैल अपॉइंट, ईश्वर शैल अपॉइंट ये है आपका चैप्टर 3 का कंक्लूजन। डन, करो करो। भगवान, मेक इट फास्ट। अगर लीड मैनेजर कौन है? एसोसिएट, तो इन्वॉल्व होगा ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ द इशू। इन दैट केस ही कैन नॉट इशू व्हाट? ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट क्या इंश्योर करता है? दैट द इशूअर हैज मेड कंप्लायंस, दैट द इशूअर हैज मेड compliance in requirement of this regulation for the purpose of issuing non-convertible debt securities और non-convertible redeemable preference shares। आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ते।
एक लाइन और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन। यहाँ पे नीचे नोट लिखो, द इशूअर लिखो, द इशूअर shall not, ये लिखना नोट, important, make public issue, the issuer shall not make public issue of, the issuer shall not make public issue of non convertible public issue of non convertible debt instrument or debt securities, sorry, and non convertible redeemable preferences, non convertible redeemable preferences for providing loan to or acquisition of, for providing loans to or acquisition of shares of any entity, acquisition of shares of any entity who is a part of promoters group or group company. तुमको ग्रुप कंपनी का कंसेप्ट मालूम है? ग्रुप कंपनीज का कंसेप्ट मालूम है? देखो, कोई भी कंपनी बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, या तो वो सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस है में है इन्वॉल्व, आइदर दैट कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस और दैट कंपनी इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, मल्टीपल बिजनेस, उनके बिजनेस के मल्टीपल लेयर्स हैं, उनके बिजनेस के मल्टीपल यूनिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, रिलायंस इज अ ग्रुप कंपनी, अडानी इज अ ग्रुप कंपनी, टाटा इज अ ग्रुप कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पे क्या बोला है कि इशूअर जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जो पैसा रेज कर रहा है, फिर से बोलो, बोलो, इशूअर जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जो पैसा यूज कर रहा है उस पैसे से लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ acquiring shares of any of their promoters group company or any of their group company। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो रिलायंस पावर एंड रिलायंस जियो, they both belongs to the same promoters group, है ना? तो रिलायंस पावर जो है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू करके किसी को लोन नहीं दे सकता टू परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस जियो। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो अभी तक चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी इसका लास्ट एक्सेप्शन पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला कि जो इशूअर है उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़
या पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस लाने के लिए मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करना पड़ेगा. इट कैन आइदर बी अ सिंगल मर्चेंट बैंकर और नंबर ऑफ मर्चेंट बैंकर्स. अगर सिंगल मर्चेंट बैंकर है तो दैट मर्चेंट बैंकर मस्ट नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द कंपनी. एसोसिएट का मतलब था उसका किसी भी प्रकार से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एसोसिएटेड नहीं हो कंपनी के साथ. अगर उसने एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है तो उसमें से कम एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ लीड मर्चेंट बैंकर. प्लस उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू डिस्क्लोजर, रिलेटेड टू अलॉटमेंट, रिफंड एंड अंडरराइटिंग. आप लोगों ने आईसीडीआर में पढ़ करके आया है कि जो लीड मैनेजर होता है या जो अदर को लीड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस भी आता है इन अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आपने पढ़ा अगर लीड मैनेजर कौन है, एसोसिएट टू द कंपनी है, तो फिर वो क्या नहीं करेगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा. वो इन्वॉल्व होगा ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ इशू, ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ इशू. फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपनी belonging to the any of the company belonging to the same promoters group or any of its group company. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है. फिर ये जो नोट लिखा ना, नोट लिखो however the above exception, the above provision shall not be applicable. However, the above provision shall not be applicable in case कौन से प्रोविजन की बात कर रही है? नोट वाले की बात कर रहा हूँ मैं. ये जो नोट लिखवा है ना, ये नोट एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस if the issuer is a NBFC or housing finance company or PFI stands for public financial institution. If they have made adequate disclosures, as per schedule 1 to these regulations, ठीक है सर? बोलो. तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है. ठीक है. मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो, अब इससे रिलेटेड एक और पार्ट है. मेन कंडीशंस खत्म होते हैं, इसके से रिलेटेड एक और पार्ट है. लिखो, हेडिंग लगाओ, इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. देखना. चलो, अब इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज पढ़ने से पहले तुमको कंसेप्ट समझना चाहिए. सर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रीन डेट सिक्योरिटीज? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रीन डेट सिक्योरिटीज? तुम लोगों ने पहले सुना है क्या? तो कुछ ऐसा अजम्पशन, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, तो ऐसा अजम्पशन निकाल सकते हो, इट मस्ट बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, है ना? इट मस्ट बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट. तो एक बार लिखो इसका मतलब. Green debt securities are the securities
are the securities designed to finance environmentally friendly projects. These securities are the securities जो कि इशू किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग व्हाट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. अब तुमको इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स गिवन है. आपके मॉड्यूल में देखोगे तो बॉक्स के अंदर गिवन है आपको ग्रीन डेट सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी इशूड फॉर रेजिंग फंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक बार बुक पे आ जाओगे तो दिया है. Green debt security means a debt security is issued for raising funds subject to conditions as may be specified by SEBI from time to time, and it will be utilized for the projects or assets falling under any of the following categories. तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे क्या होंगे? environmentally friendly projects. ठीक है. सो ये लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़ना है क्या? चाहो तो पढ़ो, चाहो तो मत पढ़ो. इज इट क्लियर? चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो. क्लियर है? चलो अब मैं क्या कराऊंगा इससे रिलेटेड कंडीशंस. ठीक है. अगर किसी भी इशूअर को इफ एनी इशूअर वांट्स टू मेक इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज तो उसको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे. ठीक है सर, पढ़े तो राइट डाउन. एक बार ना तुमको मैं सजेस्ट करूंगा कि बस आप लोग ये रीड कर लेना. ये बॉक्स में जो जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये रीड कर लेने का एक बार. ठीक है. हम अभी क्या करा रहे हैं? आपको कंडीशंस करा रहे हैं. ठीक है. राइट डाउन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. इन शॉर्ट करा देता हूँ. ठीक. कंडीशंस to be fulfilled by an issuer for issuing green debt securities. Conditions to be fulfilled by an issuer for issuing green debt securities. ठीक है. राइट डाउन. सबसे पहला इशूअर. राइट डाउन. shall not make. नहीं ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा अपन शॉर्ट करते हैं. और लिखो पहला मुझे एक बात बताओ, अभी तक के इशू में जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था वो क्या था? अभी तक के इश्यूज में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था? अरे हाँ, सबसे पहला था फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. था फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. किसके पास? विद ऑल दी स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक. वेयर दी सिक्योरिटीज आर proposed to be listed. ठीक. अच्छा, ये फाइलिंग होगा किसके थ्रू? सारे कंप्लाइंसेस कौन इंश्योर करता है? मर्चेंट बैंकर. थ्रू मर्चेंट बैंकर.
ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट filed with stock exchange, ठीक है, shall be made public, shall be made public by posting it, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया जाएगा ऑन दी वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप STX नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स for a period of 7 days. From the date of filing, from the date of filing the draft of a document। अब अपन ना बार बार ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट नहीं लिखेंगे, दूसरे चैप्टर्स में भी अपन क्या करेंगे, डू, नहीं नहीं डू कैसे होगा, डोड डोड, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और लेटर ऑफ ऑफर आएगा उसको अपन पढ़ेंगे लू, ठीक। एग्जाम में मत करना डॉड और लू, ये सब एग्जाम में मत लिख के आना मार्क्स खा जाएगा वो तुम्हारे, ठीक है, डन। तो सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई, with the filing of draft of a document with the concerned stock exchange. Concerned stock exchange will post the same on its website and invite the public opinion within a period of 7 days। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। फिर मैं लिखता हूँ डोड, डोड का मतलब, वेरी गुड, डोड shall also be displayed on the website of issuer and lead manager। फिर एक और चीज लिख लो, लीड मैनेजर, लीड मैनेजर को भी छोटा कर दूं क्या, LM shall issue a DD सर्टिफिकेट। DD सर्टिफिकेट मतलब ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। अरे यार अभी तो मर्चेंट बैंकर करता ना क्या, हाँ, LM क्यों लिखा था, लीड मैनेजर, अभी तुम लोग भूल गए, तुम लोग पूरा लिखो, तुमसे नहीं होगा, ठीक है, लीड मैनेजर शैल इशू अ DD सर्टिफिकेट, DD तो याद रहेगा, ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट क्यों इशू करता है, इंश्योर करता है उस सर्टिफिकेशन के थ्रू कि जो इशूअर है इस रेगुलेशन से रिलेटेड सारे कंप्लाइंसेस कैरी आउट किए हैं, ठीक है। LM shall issue a DD certificate before filing the offer document
विद ROC। एक चीज़ ध्यान रखना तुम लोग अगर एग्ज़ाम में बैठे हो और तुमको पब्लिक इशू से रिलेटेड कुछ कंडीशन याद नहीं आ रहे, चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ पब्लिक इशू अगर बड़ा है ना, तो एक चीज़ तो फिक्स रहेगा। पहला है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, फिर उसको फाइल करना स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को। ठीक, फाइलिंग किसके थ्रू करेंगे? लीड मैनेजर के थ्रू। अगर पब्लिक इशू टर्म आ गया, ये प्रोसेस कंफर्म है। उसके बाद इट विल बी अप्रूव्ड, क्या बनेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद इट विल बी फाइल्ड बिफोर दी ROC, फिर पब्लिक में उसको इशू किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर याद नहीं आए तो, याद है तो वेल एंड गुड है, याद नहीं आए तो ये लाइन चिपका देना कहीं पे भी। ठीक है, और एक और अच्छे से लिख देना कि मर्चेंट बैंक विल इशू अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्यों इशू करते? फॉर इंश्योरिंग दैट दी कंप्लाइंसेस अंडर दी सेड रेगुलेशंस। याद नहीं आ रहा, रेगुलेशन का नाम भी याद नहीं है अपन को। कंप्लाइंसेस अंडर दी सेड रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंसेस अंडर दी प्रोविजंस ऑफ एक्ट हैज बीन ड्यूली मेड बाय द इशूअर। अगर याद नहीं आए तो ये लाइन चिपका देने का, याद नहीं आए तो, याद आ गया तो वेल एंड गुड है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे लिखिए। आप किसकी कंडीशंस पढ़ रहे हो? हाँ, कंडीशन रिलेटेड टू इशू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्यों इशू करते हैं? टू फाइनेंस द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखिए। डिस्क्लोजर इन द, लिखो, द ऑफर डॉक्यूमेंट the offer document must contain the offer document must contain all the material, true, fair and adequate disclosures। नेक्स्ट लिखो, ऑफर डॉक्यूमेंट shall be displayed on the वेबसाइट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किस किस की वेबसाइट पे जाएगा? वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर लीड मैनेजर, वेरी गुड, लीड मैनेजर एंड इशूअर, वेरी गुड। लिखिए नेक्स्ट, लिखो लिखो पहले फटाफट से। लिखा? आगे लिखिए, issuer shall publish ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर बात पब्लिश करने की आती है, ये लाइन भी हर जगह चिपका सकते हो, पब्लिक इशू से रिलेटेड बात है, ये लाइन हर जगह चिपका दो। ऑफर डॉक्यूमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, ठीक है, शेयर दे दो, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी पब्लिश्ड। किसमें? 3 न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, वर्नैक्युलर। इंग्लिश हिंदी के साथ एक चीज़ और चिपका दोगे, नेशन वाइड सर्कुलेशन। ठीक है, नेशन वाइड सर्कुलेशन या नेशनल न्यूज़पेपर, कुछ भी लिख सकते हो। और वर्नैक्युलर वर्ड है तो मतलब वर्नैक्युलर का मतलब क्या होता है? रीजनल। तो वर्नैक्युलर में अपन बात क्या करेंगे? कौन सा लैंग्वेज में होना चाहिए? ऑफ द एरिया वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड, ऑफ द एरिया वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। लिख लो फटाफट से।
डन, हटा दूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अभी तक जो लिख रहे हो समझ में आ रहा है? कोई बेवकूफ़ होगा जिसको समझ नहीं आ रहा होगा? कोई है ऐसा? नहीं है, ओके आगे लिखो। एनी पर्सन connected with the issue process shall not, any person connected with the issue process shall not offer any incentive, shall not offer any incentive direct or indirect, ठीक है, to any person making an application, to any person making an application in the issue। मतलब जो सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर को किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसेंटिव कोई भी पर्सन ऑफर ना करे। कौन सा पर्सन? हु इज कनेक्टेड विद द इशू प्रोसेस। तो यहाँ पे घुमा फिरा करके गला किसका पकड़ा जा रहा है? लीड मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, लीड मैनेजर, मैनेजर, अंडरराइटर्स। बेसिकली इनकी बात करें, इनकी तरफ इशारा है कि आप इंसेंटिव ऑफर नहीं कर सकते। किसको? तो मतलब उनको रॉन्ग इंसेंटिव्स इशू नहीं कर सकते। मतलब दे मस्ट हैव द फ्रीडम टू डिसाइड whether they want to invest into the सिक्योरिटीज और नॉट। कौन सी सिक्योरिटीज की बात चल रही है यहाँ पे? ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्यों इशू करते हैं? टू फाइनेंस द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। देखो, द issuer may determine the issuer may determine the price, the issuer may determine the price और कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो जिसको ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा वो इंटरेस्ट लिख लेना, ठीक है। ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ऑफ डेट सिक्योरिटीज, in consultation with the lead manager, in consultation with lead manager, और price can be determined। मुझे बताओ, प्राइस डिटरमाइन करने के दो तरीके थे, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस मेथड में हमेशा इशूअर कंसल्ट करता है किससे? मर्चेंट बैंकर से। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, इट कैन बी डिटरमाइन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ओके, तो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है कि प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए दे कैन आइदर गो विथ द कंसल्टेशन विथ लीड मर्चेंट बैंकर, तो वहाँ पे फिक्स प्राइस निकल करके आएगा, और दे कैन गो फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
फिर यहाँ पे पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात की गई है। मुझे बताओ जनरली पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना रहता है पब्लिक इशू में? पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना बताया था मैंने? ICDR याद करो, 3 to 10 डेज। यहाँ पे भी 3 to 10 डेज रहेगा, 3 to 10 डेज। 3 डेज क्या है मिनिमम, 10 डेज क्या है मैक्सिमम, ठीक है। ठीक, देन नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स के केस में कितना है? यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगेगा एट 75% ऑफ बेस इशू साइज, ठीक है। और एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। ठीक है, and if minimum subscription is not received, तो क्या करना पड़ेगा? रिसीव्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, इज नॉट रिसीव्ड, तो वहाँ पे अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। लिख लेना, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, देखो तुम लोगों ने इशू के केस में पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर के केस में आसबा फैसिलिटी याद है? तो आसबा फैसिलिटी का बेनिफिट क्या था कि पैसा रिफंड ही नहीं करना पड़ता, अपने आप ही अमाउंट क्या हो जाता है भाई, डेबिट ही नहीं होता, अपने आप ही वो क्रेडिट बैक हो जाता है। यहाँ पे भी वो फैसिलिटी इशूअर लगाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो पैसा है वो अनब्लॉक होना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा अनब्लॉक होना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 8 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। तो अनब्लॉक होना चाहिए विद इन 8 डेज का मतलब है कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी फाइनलाइज्ड एंड अलॉटमेंट प्रोसेस मस्ट बिगिन कितने दिनों में? विद इन अ पीरियड ऑफ 8 डेज। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। अगर 8 दिन के अंदर पैसा अनब्लॉक नहीं होता है, इसका मतलब तुमने बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज नहीं किया है, तो पैसा रिटर्न होगा किसको? एप्लीकेंट्स को। 8 दिन में अगर अनब्लॉक नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न होगा एप्लीकेंट्स को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो जो समझ में आया ना वो लिखो एक बार नोटबुक के अंदर, राइट डाउन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्लोजर ऑफ इशू के 8 दिन के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेड मस्ट बी अनब्लॉक्ड। अगर 8 दिन में नहीं हुआ तो वहाँ पे पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम।
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल द ब्लॉक्ड अमाउंट shall be unblocked within, कौन है, 8 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू। इवन पूछना, कोई भी स्टूडेंट जाके पूछना, क्लोजर ऑफ इशू, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो पैसा अनब्लॉक करना पड़ेगा विद इन 8 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। कौन सी क्लास? नंबर ले लो। अगर 8 दिन में पैसा अनब्लॉक नहीं किया तो पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ, पैसा अनब्लॉक करने की जरूरत कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है यहाँ पे, 75% ऑफ द इशू साइज। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है सर। नेक्स्ट, इसके बाद है पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज may be underwritten by the eligible underwriters or may be underwritten by the eligible intermediaries लिखो। लिखा, पब्लिक इशू मस्ट बी मे बी अंडररिटन बाय द एलिजिबल इंटरमीडियरीज। और लास्ट में लिखो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए। देखो अभी तक क्या क्या किया तुमने, इस चीज समझो। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कंडीशंस रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज क्या था, सिक्योरिटीज इशूड टू फाइनेंस द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ओके, अपन ने स्टार्ट किया विद द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट थ्रू लीड मैनेजर विद द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या करेगा, पोस्ट करेगा अपने वेबसाइट पे, है ना, एंड पब्लिक ओपिनियन इनवाइट करेगा, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। उसके बाद दैट ऑफर डॉक्यूमेंट मस्ट ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ लीड मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज एंड द कंपनी, ठीक है। फिर जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करने से पहले ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करेगा, याद है। फिर आपको इंश्योर करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सभी क्या होना चाहिए, ट्रू, फेयर, एडिक्वेट एंड लेटेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट आप को पब्लिश करना रहेगा, वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, लीड मैनेजर के वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे और इशूअर के वेबसाइट पे। फिर आपको उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, किसको, ऑफर डॉक्यूमेंट को, इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन एंड इन वन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर ऑफ द एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। फिर बोला गया कि इशूअर और इशूअर से रिलेटेड कोई भी पर्सन
कनेक्टेड पर्सन किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेंटिव इशू नहीं कर सकता टू दी एप्लीकेंट्स, है ना, टू दी एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू सब्सक्राइब इनटू दी सिक्योरिटीज। मेरी बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद आपने पढ़ा कि प्राइस डिटरमाइन हो सकता है आइदर थ्रू फिक्स प्राइस मेथड और थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3 से 10 दिन। मेरी बात समझ में आ रही है कि पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 3 to 10 days। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 75% ऑफ द इशू साइज। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्लोजर ऑफ इशू के 8 दिन के अंदर जो पैसा है उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। अगर 8 दिन के अंदर आप वो पैसा अनब्लॉक नहीं करते हो, इन केस इफ द कंपनी इशूअर फेल्स टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ पे पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। फिर बोला द इशू मे बी अंडर रिटन बाय ऑल द एलिजिबल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब यहाँ पे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। फिर उसके बाद बोला कि जो भी शेयर्स आपने जो भी डेट सिक्योरिटीज आपने इशू किए उसकी लिस्टिंग के लिए आप अब एप्लीकेशन लगाओगे। सिक्योरिटीज इशू कर दिया ना, अब उसको लिस्ट कराने के लिए फाइनल एप्लीकेशन आप लगा रहे हो। एप्लीकेशन फॉर फाइनल लिस्टिंग टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। द प्रोसेस विल गेट ओवर। इज इट क्लियर? बोलो, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो ये आपका हो जाता है चैप्टर 3 खत्म। ठीक, आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4। तो पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों ने पढ़ ली है। पब्लिक इशू खत्म हो गया, अभी दूसरा एस्पेक्ट क्या बचेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो चैप्टर 4 आपका डील करता है विद द लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल redeemable preferences। सिर्फ 2 कंडीशंस है एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। राइट डाउन। देखो चैप्टर 2 में जो जनरल कंडीशन आपने पढ़े थे ना, वो जनरल कंडीशंस को कंप्लाई करोगे, उसके एडिशन में 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था जनरल कंडीशन, जहाँ पे आपने पढ़ा था रेगुलेशन नंबर 4 से लेकर के रेगुलेशन नंबर 24 तक, वो जनरल कंडीशंस थे, वो तो सारे केस में फुलफिल करना है। उसके एडिशन में ये कंडीशंस है। ठीक, कब? जब आप कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो राइट डाउन, when the issuer has disclosed the intention to seek listing of, अब लिखो पूरा वो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो, नॉन कन्वर्टेबल डेट एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। it shall forward a listing application along with the
disclosures. As per this regulation, to stock exchange within such days from the closure of issue as may be specified by SEBI. बोला जब आपने नॉन कन्वर्टेबल डेट्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, उसके बाद आप लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो. किसको? सेबी को, विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू. इज इट क्लियर? प्लस प्लस द इशूअर शैल इंश्योर, एक और कंडीशन लिख लो, द इशूअर शैल इंश्योर that the securities issued must be credited to the demat account of the investor within such time as may be specified by SEBI. As may be specified by SEBI. हेलो, ठीक है सर. बस ये हो गया चैप्टर नंबर 4 खत्म. ठीक, अब चैप्टर नंबर 5 है, मॉड्यूल से पढ़ा देता हूँ. चैप्टर नंबर 5 और 5A मुझे लगता है कि इतना रेलेवेंसी नहीं रखता है. सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट है वो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन. मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, तो इतना रेलिवेंट नहीं लगता मुझे, इसलिए डायरेक्ट अपन बुक से पढ़ लेते हैं. 5A और उसके बाद लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर. कॉमर्शियल पेपर का मैंने कंसेप्ट तुमको बताया था, क्या था? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. आगे खेल खत्म. क्या रे? देखो अभी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट मैंने बताया था. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5, ऐसे भोंटो और मुर्दे के जैसे बैठे हुए क्लास के अंदर. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट कौन बता रहा है? फॉरएवर कंपनी उसके ऊपर क्या करती रहेगी? ब्याज देती रहेगी. तो देखो मैंने एक चीज बताया था, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कभी भी वो नहीं हो सकता, डिबेंचर नहीं हो सकता, बिकॉज डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल. डिबेंचर्स आर ऑलवेज. तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे अपन बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? गंदी लड़की. प्रेफरेंस शेयर्स डेब्ट होता है क्या? बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अगर अपन बोल रहे हैं टर्म, तो अपन किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं ये टर्म? बॉन्ड्स के रेफरेंस में. तो ऐसे बॉन्ड जिसपे कंपनी जब तक जीवित है तब तक कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी, एंड कंपनी के ऊपर रिडम्पशन का लायबिलिटी विल नॉट अराइज. रिडम्पशन का लायबिलिटी विल नॉट अराइज ऑन द कंपनी. इज इट क्लियर? देखिए जनरल कंडीशन, एन इशूअर में इशू perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative preference shares, an instrument of similar nature in compliance with the guidelines issued by RBI and other relevant laws applicable to them. Issuers permitted by RBI to issue perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative preference shares, and instrument of similar nature forming part of non-equity regulatory capital may list such instrument after complying with the conditions as specified under chapter 5 of these regulations. तो ये बहुत सिंपल है, एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो इसको. इशूअर कंपनी कैन इशू एन परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव
preference shares and similar instrument in accordance with the guidelines provided by RBI and any other relevant applicable laws on them. बस इतना ही है, लिखवा दूं क्या? लिख लो। चैप्टर 5 हेडिंग डाल दो फटाफट। अच्छा, चैप्टर 2 को तुम लोग को लिखवाया था क्या लास्ट लेक्चर में? उसके सारे पॉइंटर्स लिखवाए थे क्या? ओके। उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिडीम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर ट्रस्ट डीड के में क्या 3 क्लॉजेस नहीं हो सकता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आया है क्वेश्चन। लिख लो फटाफट से। एन ईश्वर में इशू परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट and perpetual non-cumulative preference shares, or any other similar instruments in accordance with the RBI guidelines, ठीक है, खेल खत्म। पेज को तुम खुद से पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? तुम्हारे नहीं है? वाह, 5 नहीं है तुम्हारे को? तो तुम्हारे को नहीं है तो तुम्हारे पास पुराना मॉड्यूल है, सिलेबस इज सेम, जस्ट रीड इट। एक बार बस ऐसा रीड कर लो फटाफट से, देखो पढ़ के अच्छा लग रहा है क्या? अभी इतना सब मैंने बता दिया, आ जाएगा तुमको समझ में। प्लीज डू इट। पढ़ो। अच्छा, तुम्हारे पास तो बुक ही नहीं है? तुम्हारी बुक में नहीं है? अच्छा, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज issued on a private placement basis. An issuer making a private placement of non-convertible securities और चाहता है उसका लिस्टिंग कराना बाद में स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस इशूअर को ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करना पड़ेगा। जो डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 ऑफ दीज रेगुलेशंस, डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट एंड एडिशनल डिस्क्लोजर एज में बी स्पेसिफाइड। अच्छा, एक चीज समझना, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करने के लिए ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे यहाँ पे भी कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑफर इशू करना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑफर में क्या बताएगा वो? टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू इशू। तुम लोगों ने सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट पढ़ा है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन है शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, उसका वैलिडिटी रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो लेटर ऑफ ऑफर इशू कर रहे हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन का, लेटर ऑफ ऑफर में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उस इन्फॉर्मेशन का वैलिडिटी रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब अगर 1 साल के दौरान कंपनी वापस से ये इशू और वापस से क्या ला रहा है? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसको फिर से लेटर ऑफ ऑफर इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलता हूँ मैं आगे। देखिए, चलो आगे। लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स, तो कॉमर्शियल पेपर्स हम लोगों ने कर लिया था। देखिए, आओ इससे रिलेटेड, लिस्टिंग से रिलेटेड कंसेप्ट लिखवा दूँ? लिख लो फटाफट से। लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर,
देखिए, issuers desirous of listing, हाँ लिखो लिखो लिखो, any issuer who is desirous of listing the commercial paper must comply with the condition as may be specified by the SEBI from time to time. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, an issuer which has filed general information document which has filed general information document अब जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लो, तुमको पता नहीं होगा. जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट is a key information document बेटा, document which are used to provide information about debt securities and investment products. Information and investment products, डेट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. तो समझो, यहाँ पे बोला कि अगर कंपनी ने जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है तो उसका वैलिडिटी रहेगा उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए सेबी ने डिसाइड किया. अगर इशूअर ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, मेरी बात समझ रहे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी रहेगा उतने टाइम के लिए जितना टाइम सेबी ने डिसाइड किया. नॉर्मली शेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी रहता है 12 महीने के लिए. इज इट क्लियर? उसके बाद बोला कि सेबी कलेक्ट करेगा रेगुलेटरी फीस, ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर. फिर इशूअर को एक और कंप्लाइज करना है कि उसको स्कोर्स पे रजिस्टर करना है. स्कोर प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर. स्कोर प्लेटफॉर्म क्या है? एक ऑनलाइन इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसल रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लिस्टेड एंटिटीज और सभी इंटरमीडियरीज को रजिस्टर कराना है उस प्लेटफॉर्म पे. किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई भी ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट एनी कंपनी और अगेंस्ट एनी इंटरमीडियरी, दे कैन गेट देयर ग्रीवेंसेस, पहले फाइल करेंगे, फिर एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, उसका रिड्रेसल. मेरी बात समझना, देखो 5 पॉइंट्स में इसको बाइफरकेट करता हूँ, तुम लोग लिख लेना. पहला कि अगर कोई भी इशूअर अपने कमर्शियल पेपर को क्या करना है, लिस्ट कराना है, तो उसको सेबी के बताए हुए सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा, अगर किसी ने जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया तो उसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक के लिए सेबी ने डिसाइड किया. किसी ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया तो उसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक सेबी ने डिसाइड किया है. मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रेगुलेटरी फीस कलेक्ट करेगा. किनसे? उन सभी इशूअर से जो अपने कमर्शियल पेपर्स को लिस्ट कराना चाहते हैं. किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे. फिर लास्ट में बोला कि जितने भी इशूअर्स हैं हु वांट्स टू गेट देयर कमर्शियल पेपर लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज,
उनको क्या करना पड़ेगा, खुद को स्कोर्स पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। स्कोर्स क्या है, एक ऑनलाइन इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। इज इट क्लियर? फिर लास्ट में तुमको दिया हुआ इस चैप्टर के रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे जितने भी रेगुलेशंस तुमने पढ़े, इन सारे रेगुलेशन का जो कंप्लाइंसेस है वो इंश्योर करता है सीएस। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टॉट एट योर सिक्योरिटीज लॉज पेपर। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका हो जाता है ख़त्म। आई विल रिक्वेस्ट कि आप आज ही जाएं और आज ही इस पूरे चैप्टर को आप पढ़िए। ठीक, देन ओनली विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोला मैंने? चैप्टर नहीं, पूरा बोलो। चैप्टर थोड़ा सा, बट ये बहुत इजी है। ठीक है जी, कल के टेस्ट में यहाँ तक आएगा, देना है तो पढ़ के आओ। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट डीड इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए, ये सेशन आपका यहीं तक। थैंक यू सो मच।